अस्सलाम वालेकुम। मेरे स्कूल के चौकीदार ने मुझे छुट्टी में रोक लिया और कहा कि अभी तुम्हें लेने कोई नहीं आया है, तुम सामने वाली क्लास में जाकर बैठ जाओ। पसीने से मेरा बुरा हाल था, मेरा यूनिफॉर्म भी जिस्म से चिपक गया था। मुझे वहां बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि जब अचानक ही कोई क्लास में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद करके मेरा यूनिफॉर्म खींचने लगा। और जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई। वो तो स्कूल की छुट्टी हुए काफी देर हो गई थी। सभी बच्चे तकरीबन जा चुके थे। स्कूल की सब उस्तानियां भी एक एक करके चली गई थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे लेने अभी तक कोई नहीं आया था। अमूमन मेरी माँ या भाई मुझे लेने आते थे। धूप में खड़े खड़े मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने स्कूल के चौकीदार से पूछा कि मुझे लेने क्या कोई नहीं आया, क्योंकि स्कूल का दरवाजा बंद होता था और जिसके भी घर से कोई आता तो चौकीदार उसे आवाज लगाकर बुलाता। चौकीदार ने कहा कि नहीं, कोई नहीं आया। ये इलाके का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सब इलाके के बच्चे ही आते थे। मैं 9वीं जमात की तालबा थी। मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने अभी जवानी में कदम रखा था और मेरा सफेद यूनिफॉर्म पसीने और गर्मी की वजह से मेरे जिस्म से चिपक कर मेरे जिस्म को आया कर रहा था। मैं परेशान सी खड़ी थी। सभी बच्चे चले गए थे और मैडम ने चौकीदार की जिम्मेदारी पर मुझे छोड़ा और खुद भी चली गई। उन्हें किसी जरूरी काम से जाना था। मैंने परेशानी से चौकीदार से दोबारा पूछा कि मुझे लेने कोई आया नहीं क्या? तो उसने एक गहरी नजर मुझ पर डाली और कहने लगा कि तुम सामने वाली क्लास में बैठ जाओ। जैसे ही कोई तुम्हें लेने आता है मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगा। मेरा बस्ता बहुत भारी हो रहा था और गर्मी भी शदीद थी, इसीलिए मैं चौकीदार की बात मानकर क्लास में चली आई। एक सीट पर बस्ता रखकर मैंने पंखा चलाया और आंखें बंद करके बैठ गई। क्लास में नीम तारीकी थी, क्योंकि सारी ही खिड़कियां छुट्टी हो जाने की वजह से बंद थी। बस दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद लग गई। आज स्कूल में मेरा टेस्ट था, इसलिए मैं रात देर से सोई थी और सुबह भी जल्दी जाग गई थी। अब जब मुझे कुछ सुकून मिला तो नींद मेहरबान होने लगी। अचानक ही कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज पर मेरी आंख खुली तो कमरे में काफी अंधेरा हो चुका था। रोशनी आने का वाहिद जरिया बंद हो गया था। मुझे बस कोई लंबा चौड़ा वजूद अपने करीब आता महसूस हुआ और मेरी जान निकलने लगी। मैंने हकलाते हुए पूछा कि कौन है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही लम्हों में वो शख्स मेरे बहुत करीब आ चुका था। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उस शख्स ने आते ही मेरे यूनिफॉर्म को खींचना शुरू कर दिया और मेरे गिरीबान के बटन खोलने लगा। मैंने मज़ाहमत करनी चाही तो उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं कुर्सी से फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ी। एक थप्पड़ में ही मेरे सारे कसबल निकल गए थे। उस शख्स ने आगे बढ़कर मुझे बुरी तरह खींचकर फर्श से उठाया और टेबल पर धक्का दे दिया। मेरे सर से खून बहने लगा था और मेरी घुटी घुटी सिसकियों से क्लासरूम गूंजने लगा था। ना जाने मेरी माँ कहाँ रह गई थी। वो शख्स मेरे कान के करीब झुककर सरगोशी करने लगा कि इतना चुस्त यूनिफॉर्म पहनते नहीं, घबराती हो तो अब क्यों परेशान हो रही हो? पिछले कितने दिनों से मैं तुम्हें देख देख कर यूं ही आहें भर रहा था और मेरी किस्मत देखो, आज तुम मेरे हाथ लग ही गई हो। तुम्हारा ये चुस्त जिस्म से चिपकता यूनिफॉर्म मेरे जज्बात का इम्तिहान ले रहा था। तुम्हारी गुलाब की कली की मानिंद खिलती जवानी मुझे बेचैन कर रही थी। आज मैं खुद को सैराब कर लूंगा। उस शख्स के जुमलों ने मुझे हिला कर रख दिया था, जो न जाने कब से मेरी ताक में था। मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया था कि मेरा यूनिफॉर्म बहुत चुस्त है। मुझे तो ऐसे ही कपड़े पसंद थे, इसलिए मैंने अम्मा से लड़ लड़ कर यूनिफॉर्म भी चुस्त सिलवाया था। मैंने उठने की कोशिश की तो उसने मुझ पर काबू पा लिया। मैंने बहुत मुश्किल से उससे इल्तिजा की कि मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम खाए। मेरी बात सुनते ही उसका मुखरू कहका सनाटे में गूंज उठा। तुम जब अपनी जवानी की नुमाइश करती हो तब तुम्हें हम पर रहम नहीं आता कि हम किस तरह तुम्हें देख कर तड़पते हैं। आज मैं तुम पर रहम नहीं खा सकता। मेरे अंदर एक तूफान है जिसे मैं नहीं रोक सकता। और उसके बाद वो मुझ पर हावी होता चला गया। आने वाला एक एक लम्हा मौत से बदतर था। वो वाकई एक तूफान था जो मुझे डुबो रहा था। मेरे लिए सांस लेना भी महाल हो रहा था।
1 घंटे तक वो मेरे साथ ज्यादती करता रहा। मेरे जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां उसने मुझे कोई निशान न दिया हो। और जब वो थक कर पीछे हटा तो अचानक ही उसका फोन गुनगुनाने लगा। मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी जैसे उसके चेहरे पर पड़ी तो अधमरी हालत में ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो मेरे लिए कोई अजनबी नहीं था, बल्कि मैं तो उसे अच्छे से जानती थी, उसकी बहुत इज्जत करती थी और उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। जाने से पहले उसने अपने फोन से मेरी बहुत सी नाजेबा तस्वीर बनाई और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो वो बहुत आसानी से मेरे गले में बदनामी का तोप डालेगा। मैं अपनी जगह सुन्न हो गई थी, मुझ में हिलने की भी सकत नहीं रही थी। मैं बहुत मुश्किल से अपना हुलिया दुरुस्त करते उठी तो उसने कहा कि स्कूल की पिछली गली वाले दरवाजे से निकल जाओ और भूल जाओ कि ऐसा भी कुछ हुआ था। हाँ, अगर मेरा दोबारा दिल चाहेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अब कि तुम अपनी मर्जी से आना, वरना। उसने मुझे धमकाते हुए अपना फोन दिखाया तो मैं खौफजदा हो गई। मैंने अपना बस्ता उठाया और लड़खड़ाते कदमों से स्कूल के पिछले गेट से निकलकर अपने घर के रास्ते पर चलने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में मौजूद हर मर्द से मुझे घिन महसूस हो रही थी। आज मुझे अपना चुस्त यूनिफॉर्म भी बहुत बुरा लग रहा था। मैं बार बार अपने दुपट्टे को अच्छी तरह ठीक करती बस चली जा रही थी। 15 मिनट का रास्ता मैंने गिरते पड़ते आधे घंटे में तय किया था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो भाभी मुझे देखते ही गुस्सा होने लगी कि कहाँ रह गई थी। अम्मा की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई और तेरा भाई उसे लेकर हॉस्पिटल गया है। स्कूल के चौकीदार को कहकर भी गया था कि रिमशा से कहो कि खुद ही घर आ जाए, लेकिन तुम्हें तो होश नहीं है। अम्मा बीमार है और तुम्हारी आवारागर्दी चल रही है। भाभी को मैं एक आंख न भाती थी, इसीलिए वो खुद ही मुझ पर बरसने लगी। अम्मा की तबीयत का सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई थी। अच्छी भली अम्मा को न जाने क्या हो गया था। कमरे में आकर मैंने कपड़े तब्दील किए। भूख तो मिट चुकी थी, मेरा जिस्म शदीद दुख रहा था। रोते रोते मैं बिस्तर पर गिर कर सो गई और जब आंख खुली तो जो खबर मुझे मिली उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। शदीद गर्मी के बायस उनका सांस रुक रहा था और जब तक भाई उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचा उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई और शाम तक वो जिंदगी हार गई। मेरे लिए आज का दिन किसी कयामत से कम ना था। ना इज्जत बची थी ना माँ। मैं कहाँ जाती, किसको अपना दुख सुनाती। मैं अम्मा के जनाजे पर तड़प तड़प कर रोई थी। दोनों गमों के आंसू एक साथ मिलकर बह रहे थे और लोग मुझे तसल्लियां दे रहे थे। एक दर्द वो था जो लोगों को नजर आ रहा था, जबकि एक दर्द मैं अपने अंदर ही अंदर झील रही थी। मेरी माँ के इंतकाल को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब मेरी भाभी ने मेरे साथ बदतरीन सलूक शुरू कर दिया। घर के छोटे बड़े काम सब मुझसे करवाने लगी और मेरा स्कूल भी खत्म करवा दिया। स्कूल खत्म होने पर तो मैं बहुत पुरसुकून थी। अब मैं खुद उस स्कूल में कदम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मेरे सर पर हर वक्त एक ही खौफ सवार रहता कि वो शख्स अगर मेरी नाजेबा तस्वीर किसी को दिखा दे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। कुछ दिन गुजरे थे कि जब मुझे अपनी तबीयत में तब्दीली महसूस होने लगी और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और धीरे धीरे मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे जिस्म में तो एक और जान पल रही है। मेरी भाभी का सलूक तो मेरे साथ वैसे ही बहुत खराब था। अगर उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चलता तो वो मेरा बुरा हाल कर देती, लेकिन ये बात ज्यादा अरसे तक तो छुप नहीं सकती थी और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आने वाले तीसरे ही महीने में मेरी भाभी को पता चल गया और उसके बाद तो उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म नीलो नील हो गया। मेरा भाई जो कि पहले ही मुझसे दूर दूर रहता था अब तो पूरी तरह मुझसे खाइफ हो चुका था। उठते बैठते मुझे भाभी ताने मारती और कहती कि माँ के मरते ही तूने अपनी असल हरकतें दिखाना शुरू कर दी। ना जाने किसके साथ तेरी यारियां हैं और तू किस किस से मुलाकात करती है। वो बार बार पूछती कि बता इस बच्चे का बाप कौन है, और मैं खौफ के मारे एक लफ्ज भी ना कह पाती, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैंने उस शख्स का नाम लिया तो फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। एक दिन भाभी की अम्मा हमारे घर तशरीफ लाई तो भाभी ने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर ना जाने उन्हें क्या हुआ कि अचानक वो कहने लगी कि अपने फवाद से उसकी शादी कर देते हैं। फवाद का नाम सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरी भाभी का एक 40 साला शराबी भाई था जिसे आज तक किसी ने अपनी बेटी नहीं दी थी। लोग तो उसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे और भाभी की माँ मौके का फायदा उठाकर मेरी शादी उससे करवाने का कह रही थी।
मैं किसी भी सूरत एक शराबी शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने दबे दबे लफ्जों में जब इनकार करना चाहा तो मेरे भाई और भाभी मेरे खिलाफ खड़े हो गए और कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो उस शख्स को लेकर आ जिसका गुनाह तू हमारे सर थोपने वाली है। भाई की बात सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। मैं रोते धोते ना चाहते हुए भी फवाद से निकाह करने पर मजबूर हो गई और यूं मेरी भाभी ने मेरी शादी अपने 40 साल शराबी भाई से करवाकर मुझसे अपनी जान छुड़वा ली। सारे मोहल्ले वाले इस शादी पर हैरान थे क्योंकि मैं सिर्फ 14 वर्ष की थी और भाभी का भाई 40 साल का था। और जब यही बात लोगों ने मेरी भाभी से कही कि क्यों तुम एक यतीम और बेसहारा बच्चियों पर इतना बड़ा जुल्म कर रही हो, तो भाभी ने रो रो कर सबको मेरे माँ बनने की खबर सुनाई और कहा कि अगर मैंने उसकी अभी शादी ना की तो ये एक ऐसे बच्चे को पैदा करेगी कि जिसके बाप का हमें इल्म ही नहीं, और उसके बाद जो बदनामी हमें उठानी पड़ेगी उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मोहल्ले वालों ने भी अपने कानों को हाथ लगा लिया कि माँ के मरते ही मैंने कैसा चांद चढ़ाया है। वो लोग जो कल तक मुझसे हमदर्दी कर रहे थे अब मुझ पर थूकने लगे थे। सादगी से मेरा निकाह करवा दिया गया था और मैं रुखसत होकर फवाद के घर आ गई। फवाद के कमरे में बैठे अभी मुझे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो किसी खुले सांड की तरह कमरे में दाखिल हुआ और आते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो आज भी पूरी तरह नशे की हालत में था। आते ही उसने मेरे साथ ऐसा ही करना शुरू किया जैसा कि मैं एक बार पहले भी भुगत चुकी थी, लेकिन इस बार तो मेरे वजूद में एक और जान निकल रही थी और मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। लेकिन फवाद किसी तरह रुकने को तैयार नहीं था। उसके अंदर का जुनून बढ़ता जा रहा था और वो नशे की हालत में बुरी तरह मेरे जिस्म को नोच रहा था। मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो फट गए थे। फवाद का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी भी तरह अपनी प्यास बुझा ले और इसी वजह से वो मेरे जज्बात को बुरी तरह रोनता जा रहा था। 14 साल की उम्र में मुझ पर ये कयामत दूसरी बार टूट रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अब हर रात ही मेरे साथ ऐसा होने वाला है। फवाद की माँ सारा सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती और फवाद सारी सारी रात शराब के नशे में मुझ पर किसी तूफान की तरह बपा रहता। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं थी। फवाद की माँ को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी और उसके बेटे को अपने जज्बात की तस्कीन का सामान मिल गया था। मैं एक जीता जागता लाशा बन चुकी थी। सारा सारा वक्त में गुमसुम सी घर के काम करती और सारी सारी रात बिस्तर पर पड़ी अजियत बर्दाश्त करती रहती। जब सुबह को फवाद मुझे छोड़कर जाता तो मुझे लगता था कि जैसे मुझे एक दफा फिर मरने के लिए जिंदगी मिल गई है। मेरे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। एक रोज फवाद की माँ ने मुझे सब्जी लेने के लिए बाजार भेज दिया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो दिन शायद मेरी जिंदगी का एक और मनहूस दिन था और अभी मेरी आजमाइश खत्म नहीं होने वाली थी। जैसे ही मैं बाजार से सब्जी लेकर सड़क पार करने लगी तो एक गाड़ी मेरे आगे आकर रुकी और शीशे के अंदर मुझे जो चेहरा दिखाई दिया मैं सांस लेना भूल गई। यही से तो मेरी बर्बादी का सफर शुरू हुआ था। उस शख्स ने शीशे में से इशारा करते हुए मुझे गाड़ी में बैठने का कहा। मैंने जैसे ही इनकार किया तो वो अपना मोबाइल फोन उठाकर लहराने लगा। मैं उसकी धमकी को बहुत अच्छी से समझती थी, इसीलिए मजबूरन उसकी गाड़ी में जा बैठी। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच गया और गाड़ी रोककर मेरी तरफ देखने लगा। उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा था। वो आज भी पहले ही जैसा लंबा चौड़ा और वजीह मर्द था, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे देखकर वो कहने लगा कि तुम तो बिल्कुल मुरझा कर रह गई हो। मैंने उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने एक ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। वो कहने लगा कि अपने शराबी शोहर का इनाम मेरे सर डालने की कोशिश ना करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी माँ का इंतकाल होने के बाद तुम्हारी शादी तुम्हारी भाभी ने अपने शराबी भाई से करवा दी और अब तुम उससे जान छुड़वाने के लिए उसकी औलाद को मेरे सर डालना चाहती हो। मेरी हैरत की इंतहा ना रही थी कि वो शख्स तो हर एक बात से वाकिफ था। मैंने रोते हुए उसे कहा कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। वो कहने लगा कि उसे किसी बच्चे से कोई गर्ज नहीं। वो मुझे यहाँ इसलिए नहीं लाया कि मेरी दुखी दास्तान सुने। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे दुपट्टे को गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और कहने लगा कि बहुत अरसे बाद तुम मिली हो।
میں نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اپنی پیاس بجھائی ہے، لیکن تم جیسی حسینہ آج تک نہیں دیکھی۔ تمہارے نرم و نازک وجود کی تصاویر سے ہر رات میں آگ میں جلتا رہا ہوں۔ اب اتنے عرصے بعد مجھے دوبارہ سے اپنی پیاس بجھانے کا موقع ملا ہے۔ میں نے اس سے التجا کی کہ میری حالت تو پہلے ہی بہت خراب ہے، اب وہ میرے ساتھ دوبارہ کوئی زیادتی نہ کرے اور میں جیسی زندگی گزار رہی ہوں مجھے گزارنے دے۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور ایک دفعہ پھر میں اس کے ہاتھوں پامال ہونے لگی۔ اس سنسان جگہ پر ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی میں ہی میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے جسم پر پڑے زخموں کے نشانات دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارا شرابی شوہر بہت اچھے سے تمہاری پیاس بجھاتا ہے، اسی لیے شاید تمہیں میری یاد نہیں آتی، لیکن میری بیوی تو مجھے خوش نہیں کر پاتی، اسی لیے میں ہر روز تمہیں یاد کرتا ہوں۔ مجھے زندگی موت سے بدتر لگ رہی تھی کہ جب اس کی ہوس پوری ہو گئی تو مجھے چھوڑتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ روز مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور اگر میں نہ آئی تو میرے شوہر کو میری ساری تصاویر دے دے گا۔ اس نے مجھے ایک فلیٹ کا پتہ دیا جو ہمارے گھر سے بہت قریب ہی تھا اور کہنے لگا کہ روز سبزی لینے کے بعد مجھ سے ملنے آ جایا کرو۔ میں بنا کچھ کہے روتی رہی تھی۔ میرے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا نہ ماں کا۔ بھائی بھابھی نے پلٹ کر مجھے نہیں پوچھا تھا۔ شوہر میرا شرابی تھا۔ ساس کے لیے میں ایک مفت کی نوکرانی تھی۔ میں جاتی بھی تو کہاں جاتی، میری ساس کافی بیمار ہو گئی تھی، اسی لیے اب روز سبزی لینے میں ہی جاتی اور مجبوراً مجھے اس فلیٹ تک بھی جانا پڑتا۔ میری زندگی میں دکھوں کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اب میں 15 سال کی ہونے والی تھی۔ ایک دن فواد اپنا موبائل فون گھر پر بھول کر ہی چلا گیا اور میرے دماغ نے اچانک ہی کام کرنا شروع کیا۔ آخر کب تک میں یہ سب ظلم بھگت سکتی تھی؟ یہی سوچ کر جب میں سبزی لینے نکلی تو فواد کا فون بھی ساتھ لے کر نکلی۔ فواد تو صبح ہوتے ہی گھر سے چلا جاتا اور رات کو نشے کی حالت میں ہی واپس آتا تھا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اسی لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور جب میں اس شخص کے پاس فلیٹ میں پہنچی تو میں نے اس کی اپنے ساتھ ہی بہت سی ویڈیوز خاموشی سے بنا لی اور جب میں وہاں سے نکلی تو اپنے گھر آنے کی بجائے اس شخص کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے چوکیدار نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی اور میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کی بیوی کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور میرے گلے لگ کر کہنے لگی کہ ریمشا، تم اتنے عرصے سے کہاں تھی؟ تم جیسی ذہین اور قابل طالبہ کو کھو کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد تم نے اچانک ہی اسکول چھوڑ دیا اور اس کے بعد مجھے اچانک ہی پتا چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تمہاری بھابھی نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میڈم کے گلے لگ کر میں بھی رو پڑی تھی۔ کئی مہینوں کی اذیت آنسوؤں کے ذریعے نکل رہی تھی۔ میں نے میڈم سے کہا کہ مجھ پر ظلم میری بھابھی نے نہیں بلکہ سر نے کیا ہے۔ میڈم میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں نے میڈم کو بتانا شروع کیا کہ جب میری ماں مجھے لینے کے لیے نہ پہنچی تو چوکیدار نے مجھے انتظار کرنے کو کہا۔ اس دن آپ کو جلدی تھی اور آپ بھی اسکول سے نکل گئی اور آپ کے پیچھے ہی سر کو بھی اسکول سے جانا تھا، لیکن وہ اسکول سے جانے کی بجائے چوکیدار کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم چلے جاؤ، ریمشا کو میں اس کی ماں کے ساتھ بھیج کر گھر چلا جاؤں گا۔ چوکیدار نے جب سر کو بتایا کہ ریمشا کے بھائی نے کہا ہے کہ اسے اکیلے ہی گھر بھیج دیں کیونکہ اس کی ماں کی حالت بگڑ گئی ہے اور اس کا بھائی انہیں ہسپتال لے کر جا رہا ہے، تو سر نے یہ کہہ کر چوکیدار کو بھیج دیا کہ وہ مجھے بتا دیں گے۔ اور چوکیدار کے جانے کے بعد اسکول کا دروازہ بند کر کے وہ کلاس روم میں چلے آئے کیونکہ انہیں اچھے سے پتا تھا کہ اب مجھے لینے کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے۔ اس کے بعد مجھ پر گزرا ایک ایک لمحہ میں نے میڈم کے سامنے بیان کیا۔ میڈم کی حالت دیکھنے لائق ہو چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا شوہر اس حد تک گر بھی سکتا ہے۔ انہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسی وقت میں نے انہیں ساری بات پوری طرح بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ابھی تک میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ ثبوت کے طور پر میں نے اپنے موبائل میں بنی ہوئی ویڈیو ان کو دکھا دی تو وہ کام کر رہ گئی۔ انہیں میری باتوں پر یقین آنے لگا تھا کہ اسی وقت سر بھی گھر میں تشریف لے آئے اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اس لڑکی کی باتوں کا بھروسہ نہ کرنا، یہ میرے خلاف تم سے جھوٹ بولنے آئی ہے۔
लेकिन मैडम जान गई थी कि उनके शौहर के दिल में चोर है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से काफी लड़कियों ने इस तरह की शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई शख्स उन्हें हरासा कर रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो सर का नाम लेती। मेरे पास तो अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए मैंने बिना डरे सब कुछ मैडम के आगे बयान कर दिया था। मैंने उन्हें ये भी बता दिया था कि मैं सर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वो चाहे तो टेस्ट करवाकर मेरी बात का यकीन कर लें। मैडम को तो वैसे ही मेरी बातों का यकीन हो चुका था। उन्होंने अपने शौहर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहने लगी कि मेरे टुकड़ों पर पलने वाले तुम एक नाकाम शख्स हो जो हमेशा मेरे पीछे छुपता रहा और मैं तुम्हें पालती रही, और तुमने मेरे साथ ही ऐसा धोखा किया। तुम आस्तीन का सांप निकले। तुमने मेरे ही स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। ये कहकर उन्होंने फौरन ही पुलिस को बुलवाया और अपने शौहर को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मैडम एक बे औलाद औरत थी और सर इसी बात का फायदा उठाकर उनके पैसों पर ऐश कर रहे थे। आज जब सारा सच खुलकर सामने आ गया था तो मैडम ने मुझे कहा कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक वकील से बात की और मेरी तलाक मेरे शराबी शौहर से करवा दी। कुछ अरसे में मैंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था जिसे मैडम ने अपनी गोद में ले लिया था। मैं मैडम के घर में ही रह रही थी। मैडम ने दोबारा से मेरी तालीम का सिलसिला जारी करवा दिया था। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन मैडम ने उनकी जगह ले ली थी। केस अदालत में चलने के बाद मैडम के शौहर को कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई। जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो और जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन अपने अंजाम को जरूर पहुंच कर रहता है।